गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कैलाश बरवड़ श्री सवाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागतम करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे, वीडियो की नेक्स्ट कड़ी में पढ़ेंगे विटामिन्स। हमने पहले विटामिन जो पढ़े थे वो थे फैट सोल्यूबल विटामिन, हमने पूरे करवा दिए थे। और आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं विटामिन जो वाटर सोल्यूबल्स विटामिन है वो हम पढ़ेंगे, वाटर सोल्यूबल्स विटामिन। तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते कौन कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल हमने पढ़े थे। वाटर सोल्यूबल विटामिन एक तो सी होता है, विटामिन सी, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नायासिन, राइबोफ्लेविन, नायासिन और नायासिन पेंटेनोइक एसिड, बायोटिन, फोलिक एसिड और साइनोकोबालामाइन। विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7 और B9 और B12 है। ये कौन कौन सी विटामिन होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। विटामिन सी, विटामिन B1 थायामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नाइसिन, विटामिन B5 पेंटेनोइक एसिड, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड और विटामिन B12 है साइनोकोबालामाइन। ये कौन कौन सी विटामिन होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इसमें आज हम पढ़ रहे थे विटामिन सी पढ़ रहे थे। ये कौन सा विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के। ये कौन कौन से विटामिन होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ए, डी, ई और के कौन कौन से विटामिन होते हैं? फैट सोल्यूबल। बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी कौन कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन होते थे। आज हम पढ़ रहे थे विटामिन सी। हम विटामिन सी में हम देखते हैं तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1947 में। किसने की थी? एक ब्रिटिश फिजिशियन था, उसने, जिसका नाम था लिंड, डॉक्टर लिंड। तो उसने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1947 में। तो इसका एक अदर नाम भी है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को क्या बोलते हैं? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड को क्या बोलते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी का अदर नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमने देखा था 1947 में एक वैज्ञानिक आया था लिंड नाम का, जिसने क्या किया था? डिस्कवर किया था कौन सा विटामिन? विटामिन सी। तो सी का अदर नेम, इसको अदर नेम भी बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये कौन सा विटामिन हो गया? वाटर सोल्यूबल विटामिन था। एस्कॉर्बिक एसिड वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो इसका सोर्सेज क्या होते हैं? इसके जो हम रोज खाना खाते हैं तो खाने से विटामिन सी है वो किस किस में मिलता है?
सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्लूइड, लेमन जूस, नींबू के पानी में विटामिन सबसे ज़्यादा मिलता है। लेमन जूस, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, पपैया, कैबेज, ये कौन, स्पाइंस, एप्पल, जैक फ्रूट, यानी ये क्या है, विटामिन सी के गुड। तो हम इसका विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड डिस्कवर्ड बाय द 1947 बाय द ब्रिटिश फिजिशियन लिंड नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने क्या किया था, विटामिन सी डिस्कवर्ड किया था। विटामिन सी कौन सा है, इट इज आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये कौन सा विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इसकी स्ट्रक्चर एंड बायोसिंथेसिस हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसमें न्यूट्रिशन में बस इतना ही है। अब हम इसके पढ़ते हैं सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, विटामिन सी के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। विटामिन सी के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। हम नींबू पानी पीते हैं, लेमन जूस, फर्स्ट तो कौन सा हो गया, लेमन जूस, सेकंड ऑरेंज जूस, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल और मैंगो जूस, पाइनएप्पल और टोमेटो जूस, ये क्या है, गुड सोर्स है, गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। ये क्या है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल, मैंगो जूस और टमाटो सॉस क्या है, टमाटो जूस, ये क्या है, गुड सोर्सेज है किसके, विटामिन सी के। और स्ट्रॉबेरीज, ये क्या है, गुड सोर्स है विटामिन सी की। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल, मैंगो जूस, टोमेटो जूस और स्ट्रॉबेरी जूस, ये विटामिन के सी के सोर्सेज हो गए। अब इसकी आरडी क्या है, इसको पर डे कितना लेना चाहिए, 60 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट है डेली अलाउंस के द्वारा। रिकमेंडेड डेली अलाउंस में इसकी आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है, कितना देते हैं हम इसको, 60 mg पर डे, 60 mg पर डे इसको हम देते हैं। अब हम सोर्सेज की बात हो गई, डिस्कवर्ड हो गया, इसका अदर नेम हो गया, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस 60 mg पर डे है। तो इसके विटामिन सी है, तो इसका सिंथेसिस और थोड़ा ये देख लेते हैं हम, इसका केमिकल कंपोजिशन एंड सिंथेसिस देख लेते हैं, केमिस्ट्री देख लें। एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव ओनली एल एस्कॉर्बिक एसिड अकरिंग फूड प्रोसेस विटामिन एक्टिविटी। तो एल एस्कॉर्बिक एसिड है वो एक फूड की प्रोसेस से एक्टिव करता है, और डी एस्कॉर्बिक एसिड हैज़ नो विटामिन एक्टिवली। जो डी एस्कॉर्बिक एसिड जो एसिड है हैज़ नो विटामिन एक्टिव एस्कॉर्बिक एसिड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी व्हेन its solution is exposed to air it undergoes oxidation rapidly. Dehydroascorbic acid, the oxidation of catalyzed by copper ion and is faster higher temperature, example during cooking of food। यानी
जो एल एस्कॉर्बिक एसिड है वो एक रिंग फॉर्मेशन करता है फूड में, विटामिन एक्टिविटी को, जो विटामिन सी है उसको अलग करता है। तो ये केमिकल जो बायोकेमिस्ट्री है इसकी, हम वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हमने सिर्फ न्यूट्रिशन में पढ़ना है इसके फंक्शंस, आरडीए, सोर्सेज और इसका अदर नेम, डिस्कवरी और इसके फंक्शन, ये क्या पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल, मैंगो जूस, टमाटो जूस, स्ट्रॉबेरी एंड और जंक फ्रूट, जंक फ्रूट, इसमें क्या होता है विटामिन सी। ये तो क्या बात हो गई सोर्सेज की। डेली कितना देते हैं विटामिन सी? 60 mg, 60 mg पर डे। और अब इसके आगे फंक्शन, फंक्शन ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के फंक्शन क्या है? विटामिन सी क्या क्या काम करता है? विटामिन सी को हम देखते हैं तो ये केमिकल, इसका फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इंट्रासेलुलर सीमेंट सबस्टांस। तो अब इसका मीन है कि एस्कॉर्बिक एसिड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इंट्रासेलुलर सीमेंट सबस्टांस। कोलेजन फाइबर होता है जहाँ बोन है, गम है, टीथ है, वहाँ का क्या करता है जो एस्कॉर्बिक एसिड है वहाँ का फॉर्मेशन कर रहा है। जो कोलेजन फाइबर हमारे बॉडी में होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसका फॉर्मेशन करता है। जो कैपिलरीज है, टीथ है, बोन है, इसका क्या करता है फॉर्मेशन करता है। कौन कौन सी सबस्टांस हो गई? इंट्रासेलुलर सबस्टांस, सीमेंट substance in the capillaries, teeth, bone, etc. तो फंक्शन क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन का मीन्स होता है बनाना, सिंथेसाइज करना, उसको मैक यानी बनाना, सिंथेसाइज करना। एस्कॉर्बिक एसिड हेल्प करता है किस में? किसको बनाता है? कोलेजन फाइबर एंड इंट्रासेलुलर सीमेंट सबस्टांस इन द कैपिलरीज, टीथ और बोन। इसका क्या करता है? कैपिलरीज कहाँ होती है? कैपिलरीज वेसल्स जो हमारी बॉडी में होती हैं, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, अरोटा, आर्टरी, पहले वो आर्ट्रियोल्स उससे छोटी ब्रांच, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज, जो ब्लड, जो रिजर्वायर ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज, इसको बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ ब्लड, रिजर्वायर ऑफ ब्लड।
ब्लड का सबसे ज़्यादा स्टोरेज कहाँ रहता है? कैपिलरीज में रहता है। कैपिलरीज में क्या रहता है? रिजर्वायर ऑफ ब्लड। ब्लड का सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपिलरीज में रहता है। वेन्यूल्स जो वैन होती है, आर्टरीज होती है, उसमें तो सिर्फ चलता है, और वहाँ क्या रहता है? स्टोरेज, यानी वहाँ रहता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इंट्रासेलुलर सीमेंट सबस्टांस। जो कैपिलरीज होते हैं, टीथ होते हैं, जहाँ सबस्टांस यानी उसका फॉर्मेशन करना, या जो सीमेंट है जो गम्स में प्रेजेंट रहती है, सीमेंट बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सीमेंट, वहाँ पे इसका क्या होता है? बोन एंड टीथ का क्या करता है? कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया उसका क्या? फर्स्ट फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। जो टायरोसिन है तो उसका मेटाबॉलिज्म करवाता है। कौन करवाता है? विटामिन सी। किसके थ्रू करवाता है? ये देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इंट्रासेलुलर सबस्टांस सीमेंट लाइक एज कैपिलरीज, बोन, टीथ, etc। इसका क्या करवाता है? फर्स्ट फंक्शन हो गया, फॉर्मेशन करवाता है, कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन करवाता है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन का क्या करवाता है? फॉर्मेशन करवाता है। किसकी प्रेजेंस में करवाता है? फिनाइलेमाइन की प्रेजेंस में टायरोसिन का फॉर्मेशन करवाता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज essential for the conversion of phenylamine to tyrosin and oxidation of टायरोसिन। ये फिनाइलेमन आ गया। फिनाइलेमन ऑक्सीडेशन हो गया। इसका कौन करवाता है? विटामिन सी। तो क्या बनाता है? टायरोसिन। विटामिन सी से ऑक्सीडेशन हो गया, उसका फिनाइलेमाइल है उसका सिंथेसाइज होगा विटामिन सी के द्वारा, और क्या बनवाता है? टायरोसिन। टायरोसिन क्या होता है? अमाइनो एसिड। टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है। तो ये सेकंड फंक्शन हो गया। और अदर फंक्शन है एक फॉर्मेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जो हमारी इंटेस्टाइन है वहाँ से आयरन का अब्जॉर्प्शन करवाता है। अब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? विटामिन सी। आयरन का अब्जॉर्प्शन विटामिन सी करवाता है। किसकी प्रेजेंस में? विटामिन सी की। आयरन जो फेरस फॉर्म है उसको विटामिन सी हेल्प इन absorption of iron, reduce the ferric iron to the ferrous iron, and this help in the absorption of iron। जो फेरिक एंड फेरस आयरन होता है उसका रिड्यूसन करवाकर फेरिक फॉर्म में बदलवाता है। कौन करवाता है? वहाँ से अब्जॉर्प्शन करवाता है इंटेस्टाइन के थ्रू। मोस्टली इंटेस्टाइन में कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ? ड्यूडेनम में आयरन का अब्जॉर्प्शन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ थायरोसिन। सेकंड फॉर्मेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड फिनाइलेमाइन जो अमाइनो सबस्टांस होता है जिसका विटामिन सी में प्रेजेंस में टायरोसिन में फॉर्मेशन करवाता है। थर्ड फंक्शन है विटामिन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, यानी आयरन के अब्जॉर्प्शन में विटामिन सी का
मेन रोल होता है। तो हम इसको विटामिन सी help in the absorption of iron by reducing the ferric acid to ferrous iron and these help the absorption of iron in small intestine, mostly duodenum। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम पार्ट होता है वहाँ से अब्जॉर्प्शन करवाता है। किसकी फॉर्म में चेंज करवाता है? फेरस आयरन होता है, जो फेरिक आयरन होता है उसको फेरस आयरन में, एंड दिस हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आयरन का अब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? विटामिन सी मोस्टली हेल्प करता है। और आयरन हमारी को फेरिटिनिन फॉर्म में आयरन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। फेरिटिनिन कहाँ स्टोर रहता है? लीवर में स्टोर रहता है। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन थर्ड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन है कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन करवाना, सेकंड फंक्शन है टायरोसिन का फॉर्मेशन करवाना, थर्ड फंक्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, और फोर्थ फंक्शन है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग जो विटामिन सी क्या करता है? एसेंशियल फॉर द वुंड हीलिंग। जो वुंड है, गहरा घाव है हमारी बॉडी में, तो वहाँ पे जो उसको भरने में, यानी उसको अब्जॉर्प्शन या उसको कोलेजन फाइबर वो टिश्यू को फॉर्मेशन करने में लिए कौन सा हेल्प करता है? आयरन। तो इसको हम लिखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड इज essential the wound the healing of wound as it help in formation in कोलेजन टिश्यू। यानी जो कोलेजन टिश्यू है वहाँ का वुंड पे फॉर्मेशन करवाता है। जैसे लगे उन्हें जो घाव बढ़ता है वो धीरे धीरे बढ़ता है तो टाइट सा रहता है ऊपर से, वो कोलेजन टिश्यू है, उसका फॉर्मेशन कौन करवाता है? आयरन यानी विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्मेशन करवाता है। तो ये हो गया इसके फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। कोलेजन फाइबर एंड इंट्रासेलुलर
सबस्टांस, इंट्रासेलुलर सबस्टांस में जैसे कैपिलरीज होती है, बोन है ना, टिश्यू है, वहाँ का कोलेजन टिश्यू है, उसका फॉर्मेशन कौन करता है? विटामिन सी। सेकंड है जो फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन, जो फिनाइलएमाइड अमीनो एसिड है उसको विटामिन सी की प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, और थर्ड फंक्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ से आयरन का अब्जॉर्प्शन करवाता है, कौन कराता है? विटामिन सी। और फोर्थ फंक्शन है वुंड हीलिंग में, वुंड हीलिंग है जो वुंड को हील करने में मोस्टली तो ये करता है कौन? विटामिन सी। उसको जहाँ वो वुंड है वहाँ पे कोलेजन टिश्यू या कोलेजन फाइबर्स है वहाँ उसका फॉर्मेशन करता है। तो ये इसके हो गए फंक्शन। तो हमने इसके सोर्सेस पढ़ लिए, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस पढ़ दिया, कितना था? 60 mg, और इसके फंक्शन पढ़ लिए। अब इसकी हम डेफिशिएंसी देखते हैं। अगर इसको स्कर्वी नाम से एक डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, स्कर्वी नाम से एक डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, जो इस हमारी बॉडी में अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? स्कर्वी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। फर्स्ट स्कर्वी के नाम से डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होती है, स्कर्वी डिजीज। अगर स्कर्वी डिजीज हो गई हमारी बॉडी में, स्कर्वी डिजीज हो गई, किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। अगर ये डिजीज हमारी बॉडी में हो गई तो क्या साइन सिम्टम प्रोड्यूस होगी? पहले है गम ब्लीडिंग, जो हमारे गम्स है, मसूड़े, वो उस स्वेलिंग यानी उस सूजन आ जाती है उसमें, और उसमें ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। वो किसकी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। और ब्लीडिंग इन गम, लूज स्वेलिंग इन टीथ, जो हमारे दांत है एकदम लूज हो जाते हैं। क्योंकि लूज क्यों होंगे? जो मसूड़े हैं, गम्स है हमारे, उसमें उसका टाइटनेस नहीं रहता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। तो वो मसूड़ों में वो हमारे टीथ है वो फॉलिंग हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। और फ्रेजाइल एंड ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, फ्रेजाइलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। और नर्व डिसऑर्डर, और हमारे जो जॉइंट्स है, जो जॉइंट है हमारे, वहाँ पे यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जॉइंट्स में कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो पेनफुल जॉइंट, ये साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं किससे? स्कर्वी डिजीज से। तो और हमारी स्किन है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे धब्बे से लग जाएंगी। क्यों लग जाएंगी? क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी के कारण वो धब्बे से महसूस हो जाएंगे, यानी अंदर हेमरेज लाइक लगेंगे, पैचेज हो जाएंगे, हेमरेज लाल लाल पैचेज हो जाएंगे हमारी स्किन के अंदर। तो इसके क्या है? स्कर्वी के साइन सिम्टम है। स्कर्वी इसकी है, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। तो सिम्टम्स क्या है इसकी? फर्स्ट है सिम्टम है इसके, जो विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वीकनेस, फैटाइगो, गम्स ब्लीडिंग, swelling of gum, fragile teeth, hemorrhage,
हेमरेज अंडर स्किन, हेमरेज अंडर स्किन, impaired wound healing, impaired wound healing, inflammation of gum, inflammation of गम। ये क्या होते हैं? साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं किसके? अगर हमारी विटामिन सी की प्रेजेंस कमी के कारण जो स्कर्वी डिजीज़ है, स्कर्वी डिजीज़ हो जाए, इसकी कमी के कारण क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? वीकनेस, जो हमारी बॉडी है एकदम वीकनेस होगी। फैटाइगो, कमज़ोर होगी। गम्स ब्लीडिंग, जो हमारे मसूड़े हैं उसमें से खून निकलेगा। स्वेलन ऑफ गम्स, जो मसूड़े होते हैं वो स्वेलिंग आ जाएगी उसमें। फ्रेजाइल टीथ है, अपने आप टूटने लग जाएंगे वो। और हेमरेज अंडर द स्किन, जो हमारी स्किन होती है उसके अंडर पैचेज लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा, वहाँ हेमरेज हो जाएगा। इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, जो हमारा वुंड है अगर उसकी हील ट्रीटमेंट, उसका हील यानी वो जल्दी से सही नहीं हो रहा है, रिकवर नहीं हो रहा है, तो क्या कमी देखने को मिलती है? विटामिन सी की। और इन्फ्लामेशन ऑफ गम, इन्फ्लामेशन ऑफ गम को क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ गम को बोलते हैं जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ गम क्या बोलते हैं? जिंजिवाइटिस। और इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग को बोलते हैं ग्लोसोटाइटिस, ग्लोसाइटिस बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ गम। और स्टोमेटाइटिस बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ में अगर अल्सर हो गया है, जैसे बोलते हैं छाले हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। गम इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ अल्सर। और इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग को ग्लोसाइटिस बोलते हैं। और गम में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए जिंजिवाइटिस बोलते हैं। तो ये क्या सिम्टम देखने को मिले? अगर विटामिन सी की हमारी बॉडी में कमी हो तो ये सिम्टम हमारे को देखने को मिलते हैं। एक होता है इन्फेंटाइल स्कर्वी, एक होता है अडल्ट स्कर्वी। इन्फेंटाइल यानी जो इन्फेंट होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें अगर स्कर्वी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम हमारे को देखने को मिलते हैं? इन्फेंटाइल स्कर्वी क्या क्या सिम्टम? जो जॉइंट पेन है उसको भूख नहीं लगेगी। इन्फेंटाइल स्कर्वी में जो बच्चों में देखने को मिलता है इन्फेंटाइल स्कर्वी, उसमें बच्चों को भूख नहीं लगेगी। अगर वो पैर हाथ हिलाएंगे तो उसमें पेन होगा, क्योंकि जॉइंट्स या जो लेग्स है उसमें मूवमेंट करेंगे तो उसमें पेन होगा, क्योंकि उसमें विटामिन सी की कमी है। और जो इन्फेंट है उसमें अंडर स्किन में पैचेस लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वहाँ एक हेमरेज की कंडीशन हमारे को शो हो जाएगी, धब्बे से हो जाएंगे लाल लाल। तो वो किसकी कमी से है? विटामिन सी की कमी के कारण हो रहा है। और कन्वर्जन भी आ सकते हैं इन्फेंटाइल अगर स्कर्वी हो रहा है। कन्वर्जन जैसे इन कन्वर्जन का मीन्स है इन अक्रंट मूवमेंट ऑफ, जो इम्पेयर्ड मूवमेंट ऑफ द ब्रेन, जैसे है ना। तो ये क्या इन्फेंटाइल स्कर्वी। अगर स्कर्वी इन अडल्ट में है तो इसमें द डिजीज करेक्टराइज बाय जनरल वीकनेस होगा, स्पंजी ब्लीडिंग, गम्स होगा यानी जिंजिवाइटिस होगा, दांतों में या मसूड़ों में से खून रहेगा। तो ये किसकी डिफिशियंसी को देखने को मिलती है? हमारे को अडल्ट में डिफिशियंसी देखने को मिलता है। अब इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो 100 mg पर डे इसका ट्रीटमेंट होता है। पर डे ट्रीटमेंट हम देते हैं 100 mg पर डे इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी, अगर स्कर्वी का ट्रीटमेंट दे 100 mg पर डे एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं। 100 mg एस्कॉर्बिक एसिड पर डे हम देते हैं।
इंट्रामिस को इसके ट्रीटमेंट में इंट्रामिस जो IM इंजेक्शन भी लगाते हैं, विटामिन सी के IM इंजेक्शन भी लगाते हैं। अब हम डाइटरी सोर्स की बात कर ली। रिक्वायरमेंट जो है इसकी RDA देख लिया हमने, 60 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शन देख लिए, और तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। स्कर्वी, इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, इसकी डेफिशिएंसी विटामिन सी की डेफिशिएंसी, इसके साइन सिम्टम है वीकनेस, फेजाइव, गम्स, ब्लीडिंग, और इसका ट्रीटमेंट है 100 mg पर डे हम एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं। अगर 100 अभी चल रहा है कोरोना के टाइम में, तो विटामिन सी देते हैं। विटामिन सी का IM या 500 ml में विटामिन सी का इंजेक्शन लगाते हैं, यानी IM देते हैं या IV देते हैं। विटामिन सी अभी चल रहा है दौर में, जो भी कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं उसको पता, मैं भी करके आया, तो विटामिन सी के पर डे के 3 TDS ट्रीटमेंट में इंजेक्शन लगाते हैं। TDS यानी दिन में 3 बार विटामिन सी के इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये हो गया विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो अब हम विटामिन सी हो गया, तो इसका विटामिन सी का अदर नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डिस्कवरी किसने की? लिंड ने की थी। कब की थी? 1747 में की थी। कहाँ का था? एक ब्रिटिश फिजिशियन था। और ये कौन सा विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल। इसके मेन फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन टिश्यू एंड फाइबर्स, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन, वुंड हीलिंग। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? स्कर्वी के साइन सिम्टम क्या है? वीकनेस, फेटाइगू, जिंजिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द गंग, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, ये इसके क्या है? साइन सिम्टम। अब हम देखते हैं विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन सी हो गया। अब हम देखते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 विटामिन कौन सा है? थायामिन। थायामिन कौन सा विटामिन है? थायामिन। It is our water soluble. It is our water soluble विटामिन। ये कौन सा विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। कौन सा? थायामिन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो हम इसकी डिस्कवरी हम देखते हैं थायामिन की। हम पढ़ रहे थे विटामिन B1। तो B1 में कौन कौन सा विटामिन था? थायामिन पढ़ रहे थे। तो इसको, ये कौन सा विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? जेनसेन और डोनाल्ड नाम के वैज्ञानिक थे। कब की थी? 1926 में इसकी डिस्कवरी की थी। 1926 में किसकी डिस्कवरी की थी? विटामिन B1 की। तो इसको हम विटामिन B1 का अदर नेम है थायामिन भी इसको बोलते हैं। और इट इज़ एंटी न्यूरेटिक एंड एंटी बेरीबेरी विटामिन भी बोलते हैं। एंटी न्यूरेटिक एंड एंटी बेरीबेरी विटामिन भी विटामिन B1 को बोलते हैं। एंटी न्यूरेटिक यानी जो ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उसको भूलने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसमें न्यूरोटिक सिम्टम्स आ जाएंगे। जो नर्वस सिस्टम, जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, तो एंटी न्यूरोटिक यानी थायामिन यानी भूलने की कैपेसिटी, जो अल्कोहल पेशेंट होते हैं उसको भूलने की कैपेसिटी अगर ज़्यादा रहती है तो उसमें हम देखते हैं कि थायामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। थायामिन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो इसको बोलते हैं एंटी न्यूरोटिक एंड एंटी बेरीबेरी भी बोलते हैं।
बेरी यानी इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है वेट इन्फेंटाइल बेरी, वेट बेरी, ड्राई बेरी, ये इसकी डिजीज़ है। तो हम इसके पढ़ रहे हैं थे, इसको बोलते इट इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन डिस्कवर्ड बाय जेनसेन एंड डोनाटब इन 1926। इट इज़ कॉल्ड इज थायामिन। इट इज़ एंटी न्यूरोटिक एंड एंटी बेरी विटामिन भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विटामिन B1 को। ये कौन सा विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो हम आगे देखते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या है। इसके सोर्सेज क्या क्या है? सोर्सेज की हम बात करें मिल्क है, ड्राइड येस्ट, राइस पॉलिशिंग, व्हीट ब्रेन वोल सीरियल्स, और फ्रूट्स। ये क्या है इसके? मिल्क एंड ड्राइड येस्ट को बोलते हैं खमीर। बोलते हैं ड्राइड येस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर। राइस पॉलिशिंग, वेट ब्रेन, जो गेहूं का छिलका उतार कर हम खाते हैं ना, वेट ब्रेन, वोल सीरियल्स, अलग अलग प्रकार के धान और फ्रूट्स। ये क्या क्या होते हैं? विटामिन B1 या थायमिन के सोर्सेज है। अब हम इसकी रिकमेंडेड RDA देखते हैं। इसकी RDA हम देखें, यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, पर डे इसको कितना लिया जा सकता है विटामिन B1 को। तो पर डे इसको हम देखते हैं 1.5 mg पर डे लेते हैं। 1.5 mg पर डे कितना लेते हैं? 1.5 mg लेते हैं। विटामिन जो RDA यानी डेली रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस पर डे कितना लिया जाता है? 1.5 mg पर डे लिया जाता है। किसको लिया जाता है? विटामिन B1 को। B1 यानी थायामिन। ये कौन सा विटामिन होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। तो इसके हम फंक्शन की बात करें, जो विटामिन C है, इसके हम फंक्शन की बात करें तो विटामिन C जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका मेटाबॉलिज्म करवाता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। विटामिन जो B1 है, जो विटामिन B1 थायमिन है, जो जिसमें CHO यानी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाता है। मेन फंक्शन जो कार्बोहाइड्रेट होती है हमारी बॉडी में, उसको सिंथेसाइज या उसका मेटाबोलाइज या मेटाबॉलिज्म करता है। फर्स्ट फंक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। और जो नर्वस सिस्टम्स है ना, नर्वस सिस्टम्स एंड जो मसल्स है, वहाँ का उसमें मेन रोल है इसका विटामिन B1 का। तो हम इसके फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन देखते हैं इसका। फंक्शन ऑफ B1 विटामिन
B1। तो विटामिन B1 का फर्स्ट फंक्शन हम लिखते हैं, इसका फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं थायमिन पायरोफॉस्फेट प्ले इन इम्पोर्टेंट पार्ट इन CHO मेटाबॉलिज्म। It is essential for the oxidation of pyruvic acid, which is an intermediate action product in CHO मेटाबॉलिज्म। सेकेंड फंक्शन है it is essential for to maintain the nerve in हेल्थी कंडीशन। क्या करवाता है? थायमिन पायरोफॉस्फेट प्ले इन द इम्पोर्टेंट रोल इन CHO मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन, किसका करवाता है? पायरुविक एसिड का, यानी पायरुविक एसिड है उसका सिंथेसिस करवाकर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन क्या निकालता है? CHO मेटाबॉलिज्म। सेकेंड फंक्शन हो गया इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेन द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है। मैंने बताया था थायमिन की कमी से जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उसको भूलने की अगर ज़्यादा समस्या होती है तो आपको देख लेना चाहिए थायमिन की डेफिशिएंसी है, थायमिन हमारी बॉडी में कम ले रहा है। तो हम इसमें जैसे न्यूरोटिक एंटी न्यूरोटिक सिम्टम भी, जो नर्वस सिस्टम की सिम्टम भी हमारे को देखने को मिलते हैं। अब हम इसकी बात करें, इसकी डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इसकी अगर डेफिशिएंसी देखें तो डेफिशिएंसी हम डेफिशिएंसी देखें तो फर्स्ट है इन्फेंटाइल बेरी। सेकंड है तो हम देख रहे थे विटामिन B1 है उसकी डेफिशिएंसी देख रहे थे। तो डेफिशिएंसी में जो विटामिन B1 है तो उसकी डेफिशिएंसी का मोस्ट कौन सी है? बेरी जो डिजीज है वो हो जाती है। अब बेरी कितने प्रकार की होती है? बेरी एक तो 3 प्रकार की होती है, इन्फेंटाइल बेरी, वेट बेरी और ड्राई बेरी। तो हम देखते हैं कि इन्फेंटाइल बेरी कैसे होती है। तो हम देखते हैं कि इन्फेंटाइल जो इन्फेंट है वो मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो फर्स्ट 6 मंथ में जो ब्रेस्ट मिल्क में थायमिन की डेफिशिएंसी रहती है। जो अगर थायमिन की डेफिशिएंसी रहती है फर्स्ट में तो हमारे को अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर तो जैसे बच्चा है, इन्फेंट है, टेकिकार्डिया यानी उसकी
जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा रहेगी। लेबर्ड ब्रीथिंग है, हार्ट फेलियर एंड उसकी डेथ भी हो जाएगी अगर हमारी बॉडी में थायमिन की कमी के कारण। तो ब्रेस्ट फील जो और स्लीपनेसनेस और स्लीप उसको नींद नहीं आएगी। ब्रेस्ट जो इन्फेंटाइल बेरी है उसमें फर्स्ट 6 मंथ जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है उसमें थायमिन की डेफिशिएंसी के कारण ब्रेस्ट मिल्क में थायमिन की डेफिशिएंसी है जिसमें रैपिड ऑनसेट वो अचानक होगी। उसमें क्या होगा, टेकिकार्डिया, लेबर्ड ब्रीथिंग। लेबर्ड ब्रीथिंग का है मुंह फाड़, जो मुंह फुलाकर खोलकर ब्रीथिंग लेता है उसको लेबर्ड ब्रीथिंग बोलते हैं। हार्ट फेलियर और डेथ। वेट वेरी हम देखते हैं सिम्टम सिमिलर विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है हमारी बॉडी में, जो हम सेकेंड ईयर में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ेंगे तो उसमें वेट वेरी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो पिटिंग एडिमा जो हमारे हाथ और पैर होती है, पिटिंग एडिमा का मतलब है हम ये एडिमा हो गई वहाँ पे, एडिमा को ऐसे हम दबाएंगे तो वहाँ गड्ढा सा बन जाएगा, थोड़ी देर गड्ढा रहेगा। पिटिंग एडिमा टप टप बोलती है, यानी होती है ना जैसे वुंड की है जो कई गांठ हुई तो वहाँ पर वो उसको दबाते हैं तो वो अंदर चली जाती है। तो पिटिंग एडिमा का फॉर्मेशन होगा। टेकिकार्डिया जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा रहेगी। फीटल सर्कुलेटरी कोलैप्स, जो फीटल है सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगी। जो फीटल सर्कुलेशन होता है वो कोलैप्स यानी सिकुड़ना। तो ये सिमिलर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो वेट वेरी है उसमें हमको सिम्टम्स देखने को मिलता है। ब्रीथलेसनेस यानी ब्रीथिंग एंड डिस्पनिया, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। ब्रीथलेसनेस तो इसका ब्रीथलेसनेस और इलार्जमेंट ऑफ द हार्ट साइज। जो हार्ट की साइज जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, जैसे राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर। राइट में हमेशा बॉडी के सिम्टम्स आते हैं, जैसे इडिमा है, जुगुलार वेन प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी के सिम्टम्स आते हैं। और जो लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है जो हार्ट के सिम्टम्स आते हैं जिसमें हार्ट पेन वगैरह, ये पिटिंग एडिमा नहीं होती है। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पेन होता है अकॉर्डिंग टू शोल्डर वगैरह, वहाँ से पेन होता है वेट वेरी में। तो इसमें हम पिटिंग एडिमा, टेकिकार्डिया, फीटल सर्कुलेशन कोलैप्स और ब्रीथलेसनेस। और ड्राई बेरी में नो एडिमा, इसमें कोई ड्राई बेरी में कोई एडिमा नहीं होगी। प्रोग्रेस वास्टिंग, जो हमारी मसल से वास्टिंग हो जाएंगी यानी चिपक जाएगी, सिकुड़ जाएगी, एकदम पतला महसूस होगा। प्रोग्रेसिव वास्टिंग, नमनेस ऑफ नमनेस ऑफ, इसमें नमनिंग एंड वीकनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, जो हमारी जो हाथ और पैर होते हैं वो एकदम वीकनेस हो जाएंगे, एकदम वीकनेस और ऐसा महसूस होगा कि हमारे हाथ पैर है ही नहीं, नमनेस हो जाएंगे। क्रोनिक इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फेक्शन के चांस हो जाए वो क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाएगा। क्रोनिक और लॉस ऑफ एपेटाइट और भूख कम लगेगी। तो ये कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो गई हमारी, जो विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी वेरी रोग होता है, इन्फेंटाइल बेरी, वेट बेरी और ड्राई बेरी। तो आज का चैप्टर बस इतना ही। तो हम इसको अगर इसकी ट्रीटमेंट देखें तो विटामिन जो थायमिन है वो हम रोज़ हमारे को लेना चाहिए, रोज़ हमारे को लेना चाहिए। तो हमने देख लिया विटामिन B1, विटामिन C, वाटर सोल्यूबल विटामिन आज 2 देख लिए। कल हम अगले विटामिन देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।